Hello everyone, welcome to my channel Judiciary Scholar. As I had already notified you earlier, my today's lecture will be about Bare Acts. The topic is how to read Bare Acts so it becomes easily understandable. Friends, as we all know that Bare Acts are very complicated and this is because of two reasons. First reason is that legislature has tried to make our law very concise so that it can be fitted in our books. And the second reason is Latin terms. Latin terms are used in our acts which make it very difficult for laymen to understand them. And in fact, the law students who are just started their law journey, for them also to understand Latin terms is a very difficult task. And the solution of second problem is already provided in my Instagram page, Judiciary Scholar. Please go and check out there. The link of my channel is provided in description box. It will help you to understand basic Latin terms. Okay friends, before starting one more thing, I want to share with you that I have received so many mails from my friends who are from Hindi medium that they want content in Hindi so that they can also easily understand the concept. And to balance between both the mediums, I try to use both language. Okay. So let's come to our topic. So for easy understanding of Bare Acts, all you need is five things. The first and foremost is patience. गाइस, बिना पेशेंस के आप बेयर एक्ट समझ ही नहीं सकते क्योंकि उसकी लैंग्वेज इतनी टफ होती है और इतनी घूमी हुई होती है कि हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ के और छोड़ देते हैं उसको कि भाई हमसे नहीं होगा। उसके लिए आपको रखना होगा पेशेंस पेशेंस एंड पेशेंस। उसे बार बार पढ़ते जाइए, एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, तीन बार पढ़ो, डेफिनेटली थर्ड और फोर्थ टाइम में आप उसको समझ ही जाओगे। तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज पेशेंस। Second thing is obviously you need a bare act. Okay. And third, you need a rough notebook. Fourth, two pens of different colors so that you can mark in your act the important points. Okay, one more thing. Bare act को पढ़ने के लिए other than patience there is one more thing most important and which is like key to success. And that key is आपने सुना होगा divide and rule. काफ़ी पहले से चला आ रहा है। तो बस यहाँ पे भी यही सीन हमें अपनाना है, डिवाइड एंड रूल। हमें पूरे सेक्शंस को छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एवरी फुल स्टॉप, एवरी कॉमा, एवरी एंड, एवरी और जो जो जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हमें उसे डिवाइड कर देना है। एंड या यू आर गुड टू रूल नाउ। Today I will show you my Negotiable Instrument Act. See, this is section 138 of Negotiable Instrument Act which talks about dishonor of check for insufficiency of fund. So friends, सब अपनी अपनी एक बार बेयर एक्ट निकाल दीजिए, जैसे मैं बता रही हूँ उसे मार्क करते रहिए। जब भी आप कोई सेक्शन पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आप सबसे पहले एक बार पूरे सेक्शंस को गो थ्रू हो जाइए, ठीक है। एंड देखिए कि उसमें कोई पर्सन आ रहे हैं क्या। अगर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 जितने भी, उन्हें आप एक बार बाहर निकाल दीजिए। जैसे हम सेक्शन 138 देखते हैं तो उसमें 2 पर्सन आते हैं, ड्रॉअर एंड ड्रॉई, ठीक है। तो मैं आपको पहले इन दोनों का मतलब बता देती हूँ, ड्रॉअर कौन होता है और ड्रॉई कौन होता है। तो ड्रॉअर वो होता है जो चेक ड्रॉ करके देता है, चेक पे साइन करके देता है। एंड ड्रॉई वो पर्सन होता है जिसे वो ड्रॉअर चेक देता है। मैंने इन पर्सन्स को बाहर निकालने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि जब भी किसी सेक्शन में कोई पर्सन आ रहा है तो आप समझ जाइए कि वो पूरा सेक्शन उसके आसपास घूमेगा। बेसिकली वो पूरा सेक्शन उसी पर्सन की स्टोरी है, ठीक है। तो आप इस किसी भी सेक्शन को एज ए स्टोरी जब पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा समझना और याद रखना, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन आ रहा है, ड्रॉवर और ड्रॉई। तो आप समझ जाइए कि ये पूरा सेक्शन बस ड्रॉवर और ड्रॉई की स्टोरी है, उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। तो जब हम सेक्शन पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है वेयर एनी चेक ड्रॉन बाय अ पर्सन, मतलब ड्रॉअर, ऑन एन अकाउंट मेंटेन्ड बाय हिम विद अ बैंक। इसका मतलब है कि बैंक में ड्रॉअर का एक अकाउंट है और उस अकाउंट से पेमेंट ऑफ मनी के लिए उसने चेक ड्रॉ किया है। पेमेंट ऑफ मनी टू अनदर पर्सन, किसी थर्ड पर्सन को वो पेमेंट ऑफ मनी करना चाहता है। फॉर आउट ऑफ दैट अकाउंट फॉर द डिस्चार्ज इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी डेब्ट और अदर लाइबिलिटी। वो उसने चेक क्यों ड्रॉ किया है, टू डिस्चार्ज एनी डेब्ट और लाइबिलिटी। एंड दैट चेक इज रिटर्न बाय दैट बैंक अनपेड। वो चेक जब ड्रॉई बैंक में लेके जाता है तो वहाँ से वो अनपेड होके रिटर्न हो जाता है। अनपेड क्यों रहता है, बिकॉज ऑफ टू रीजन्स। फर्स्ट इज amount of money standing to the credit of that account is insufficient to honor the check। इसका मतलब है कि जो बैंक है उसके अंदर जो अमाउंट है, मतलब उस पर्सन के अकाउंट में जो अमाउंट है
वो उतना नहीं है जितना उस चेक में लिख रखा है, insufficient amount. And second is that it exceed the amount arranged to be paid from that account by an agreement made with the bank. ड्रॉअर ने बैंक के साथ एक अग्रीमेंट कर रखा है कि मेरे अकाउंट से इतना अमाउंट ही पेड होगा, ठीक है। तो दोनों रीजंस आपको समझ में आ गए। यहाँ बीच में मेन चीज़ क्या देखनी है कि इज और एंड क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है और का मतलब फर्स्ट भी हो सकता है या सेकंड भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि दोनों एक साथ होने चाहिए। अगर एंड लिखा होता बीच में तो फर्स्ट रीज़न भी चाहिए होता और सेकंड भी चाहिए होता है। तो हमें ये छोटे 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 वर्ड्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा कि क्या लिख रखा है। कॉमा लगा रखा है, फुल स्टॉप है, इज़ है, और है, एंड है, क्या है, हमें अच्छे से देखना होगा। यहाँ पे है और यानी फर्स्ट रीज़न भी हो सकता है या फिर सेकेंड रीज़न भी हो सकता है। तो दोनों रीजंस कौन से हो गए? पहला तो इनसफिशिएंट अमाउंट एंड सेकेंड इज दैट अग्रीमेंट। ओके, अगर ये सब दोनों रीज़न के कारण या दोनों में से किसी भी एक रीज़न के कारण बैंक से चेक अनपेड होकर रिटर्न हो जाता है तो सच पर्सन शैल बी डीम टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस। यहाँ पे एक फुल स्टॉप लगा दीजिए कि फिर क्या होगा, ड्रॉअर ने एक ऑफेंस कर दिया है। एंड शैल मीन्स होगा ही होगा। आई थिंक यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ मे, शैल ऑल्सो, ठीक है। सी मे का मतलब बेसिकली ये होता है कि कोर्ट का डिस्क्रिशन रहेगा कि पनिश करना है या नहीं, लेकिन जहाँ शैल आ गया वहाँ पे कोर्ट को पनिश करना ही होगा, ठीक है। तो पनिशमेंट क्या होगी? विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इसका मतलब होता है कि इस एक्ट में कोई भी दूसरा प्रोविजन लिख रखा है तो उसको प्रेजुडिस नहीं किया जाएगा, मतलब उसको ध्यान में रखते हुए। बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर, इम्प्रिजनमेंट कितना? फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, मतलब 2 ईयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। विच में एक्सटेंड टू यानी 2 ईयर्स तक। और विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक, या फिर फाइन जो कि ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक तक एक्सटेंड कर सकता है। एक्सटेंड मतलब वहाँ तक, उससे कम भी हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा। ओके, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक और विथ बोथ, या फिर दोनों। तो आप तीनों पनिशमेंट्स में देखिए और लिख रखा है, यानी कि आप 2 ईयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हैं सिर्फ, या फिर ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक तक की पनिशमेंट दे सकते हैं, या फिर आप दोनों दे सकते हैं। तो यहाँ अगर बीच में एंड लिखा होता तो आपको दोनों देना होता, लेकिन यहाँ और लिख रखा है तो वो कोर्ट का डिस्क्रिशन रहेगा। नेक्स्ट, जब भी आप कोई सेक्शन पढ़े तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड बेसिकली क्या होता है, जब भी आप कोई सेक्शन पढ़ रहे हैं तो आप हमेशा देखिए कि उसमें नोट, प्रोवाइडेड, एक्सप्लेनेशंस ये सब लिखे हुए हैं नहीं। ये सब क्या होता है, उस सेक्शन को अलग से एक्सप्लेन कर रहे हैं, और उनको तो आप ज़्यादा फोकस कीजिए इनफैक्ट, क्योंकि वो लिख भी बोल्ड लेटर्स में लिखे होते हैं प्रोवाइडेड, एक्सप्लेनेशंस, तो आप उन पर ज़्यादा फोकस कीजिए थोड़ा। तो यहाँ पे प्रोवाइडेड क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई अनलेस, यहाँ पे भी देखिए शैल लिखा हुआ है। तो शैल यानी ये कंडीशंस मैंडेटरी है, ये कंडीशंस फुलफिल होगी तभी ये सेक्शन पावर में आएगा। ओके, तो व्हाट आर द 3 कंडीशंस? फर्स्ट, that the check has been presented to the bank within a period of 6 months from the date on which it is drawn, यानी ड्रॉअर ने जिस दिन चेक को ड्रॉ किया था उसके 6 महीने के अंदर अंदर वो चेक आपको बैंक में ले जाना है टू ऑनर द चेक, और विद इन द पीरियड ऑफ इट्स वैलिडिटी, या फिर उस चेक का जो वैलिडिटी पीरियड है, यहाँ पे लिखा है और, यानी आप या तो 6 महीने में ले जाइए या फिर चेक की वैलिडिटी पीरियड में विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी पहले आएगा उसमें आप ले जाइए, ठीक है। तो एज पर RBI गाइडलाइंस द रीसेंट वैलिडिटी ऑफ चेक इज 3 मंथ्स। तो आप दोनों काउंट कर दीजिए, 3 मंथ्स पहले आएगा तो हमें 3 मंथ्स के अंदर अंदर चेक को बैंक में प्रेजेंट करना होगा, हमें मीन्स ड्रॉई को। नेक्स्ट, second point is the payee or the holder in due course of the check as the case may be, payee means drawee, as the case may be makes a demand for payment of said amount of money by giving a notice in writing, ठीक है। पेई या ड्रॉई जो भी है उसको नोटिस देना होगा राइटिंग में, किससे? टू द ड्रॉअर ऑफ द चेक, किसको नोटिस देना होगा? ड्रॉअर को। विद इन 30 डेज, 30 डेज के अंदर अंदर ऑफ द रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन बाय हिम फ्रॉम द बैंक रिगार्डिंग द रिटर्न ऑफ चेक एज अनपेड, जिस दिन बैंक से चेक रिटर्न हो जाएगा एज अनपेड उसके 30 डेज के अंदर अंदर ड्रॉअर को एक नोटिस देना होगा इन राइटिंग। सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क दिस इन राइटिंग, आपको राइटिंग में ही वो नोटिस देना है, ऐसे नहीं कि आप फोन करके उसे बोल रहे हैं, आपको नोटिस इन राइटिंग देना है एंड वो भी विद इन 30 डेज। थर्ड पॉइंट, द ड्रॉअर ऑफ सच चेक फेल्स टू मेक द पेमेंट ऑफ द सेड अमाउंट ऑफ मनी टू द पे,
उसके बाद क्या होता है 30 डेज में वो नोटिस दे देता है, फिर ड्रॉअर है आफ्टर रिसीविंग द नोटिस वो फेल हो जाता है, वो पेमेंट फिर भी नहीं कर रहा है उसको। बी द होल्डर इन ड्यू कोर्स एज द चेक विद इन 15 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ द नोटिस। जिस दिन ड्रॉअर को नोटिस मिल गया है उसके 15 डेज के अंदर अंदर भी अगर वो पेमेंट नहीं कर रहा है तो फिर ये माना जाएगा कि उसने ये सेक्शन का ऑफेंस किया है। रैंडम आप बैंक गए, चेक अनपेड आ गया तो आप उसको कन्विक्ट नहीं करवा सकते इस सेक्शन के अंदर। अगर आपको उसको इस सेक्शन के अंदर कन्विक्ट करवाना है और आपको इस सेक्शन का बेनिफिट लेना है तो ये तीनों कंडीशंस मैंडेटरी है। पहला, आपको आरबीआई की गाइडलाइंस या फिर चेक का जो 6 मंथ पीरियड है, दोनों में से जो भी अर्लियर है उसके अंदर चेक प्रेजेंट करना होगा बैंक में। सेकेंड, जब भी बैंक से रिसिप्ट मिलती है आपको कि चेक अनपेड हो गया आपका, उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको ड्रॉअर को एक नोटिस देना होगा राइटिंग में। एंड नेक्स्ट एंड थर्ड पॉइंट, अगर नोटिस मिलने के बाद भी 15 डेज के अंदर ड्रॉअर फेल हो जाता है फॉर पेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मनी, तो वहाँ पे आप उसको कन्विक्ट करवा सकते हैं सेक्शन का बेनिफिट लेके। एंड नाउ मूव फॉरवर्ड टू एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? For the purpose of this section, debt or other liability means a legally enforceable debt or other liability. That means कि जो भी डेप्ट और लाइबिलिटी हमने पहले दिया था, पहले डिसाइड किया था, वो डेप्ट और लाइबिलिटी लीगली एनफोर्सेबल होना चाहिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे पढ़ा जाए बेयर एक्ट को। ओके, तो दिस इज़ वेरी इजी। आप बस पेशेंस रखिए और उसे 2-3 बार पढ़िए अच्छे से, ब्रेक कर करके, डिवाइड कर करके सेक्शंस को। एंड ऑल्सो उसे एज ए स्टोरी पढ़िए ताकि आपको बहुत ईजी और कन्वीनियंट रहे उसको पढ़ना। तो जैसे कि हमने इसको पूरी एक स्टोरी की तरह देखा कि एक पर्सन है ड्रॉअर जिसका एक बैंक में अकाउंट है, वो पर्सन एक चेक ड्रॉ करके ड्रॉई को देता है, किस लिए? फॉर पेमेंट ऑफ मनी टू डिस्चार्ज एनी डेप्ट और लाइबिलिटी। जब ड्रॉई बैंक में चेक लेके जाता है तो वहाँ से चेक अनपेड रिटर्न हो जाता है। अनपेड क्यों होता है? क्योंकि 2 रीज़न है, पहला इनसफिशिएंट बैलेंस एंड सेकेंड अग्रीमेंट। ओके, दोनों में से कोई भी एक रीज़न के कारण वो अनपेड रिटर्न हो जाता है। जैसे ही वो चेक रिटर्न होता है तो ये मान लिया जाता है कि उसने एक ऑफेंस कर दिया है, किसने? ड्रॉअर ने। और ऑफेंस की पनिशमेंट क्या रहेगी? 2 years इम्प्रिजनमेंट और ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक, एंड बोथ में एक्सटेंड होगा, मतलब 2 years के इम्प्रिजनमेंट तक या फिर ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक तक, या फिर दोनों पनिशमेंट्स एक साथ दे सकते हैं। वो पूरा कोर्ट का डिस्कशन रहेगा। नेक्स्ट, इसके लिए 3 एसेंशियल कंडीशंस हमें देखनी है। पहली कंडीशन कि जो चेक है वो बैंक में प्रेजेंट कब हुआ है, जिस दिन ड्रॉ हुआ उससे 6 महीने के अंदर अंदर, या फिर जो भी चेक की वैलिडिटी पीरियड है उसके अंदर जो भी पहले आएगा 6 महीने या फिर वैलिडिटी पीरियड, उसमें चेक प्रेजेंट होना चाहिए बैंक में। ठीक है, तो आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वैलिडिटी पीरियड है 3 मंथ्स। नेक्स्ट, सेकेंड कंडीशन इज कि जिस दिन बैंक से रिसिप्ट मिली है पेई को या ड्रॉई को कि आपका चेक डिसऑनर हो गया है, उस दिन से 30 डेज के अंदर अंदर वो राइटिंग में एक नोटिस देता है ड्रॉअर को टू मेक द पेमेंट, और वो नोटिस मिलने के 15 डेज तक भी ड्रॉअर पेमेंट नहीं करता है या ही फेल्स टू मेक द पेमेंट ऑफ द सेड अमाउंट ऑफ चेक, तो इन दैट केस ही इज सेड टू बी deemed to have committed an offense under section 138 of negotiable instrument act, and most important, the debt or liability should be legally enforceable. जब भी आप सेक्शन पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए कि जैसे आप डिवाइड कर रहे हैं उसको, वैसे वैसे वो पॉइंट्स आप एक रफ नोटबुक में लिख दीजिए पेन से, या फिर उसमें बुक में अपनी मार्क कर दीजिए। लेकिन ज़्यादा कन्वीनियंट रही रहेगा कि आप रफ नोटबुक में लिखें ताकि आपकी बुक ख़राब ना हो। बुक में आप सिर्फ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें मार्क कीजिए, ताकि क्या होगा जब भी आप नेक्स्ट टाइम वो सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं तो आपको मेन फोकस उन्हीं पॉइंट्स पे रहेगा जो जो आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि इस सेक्शन में मेन फोकस किस पे रहेगा? ड्रॉन बाय अ पर्सन। सेकेंड, कहाँ से ड्रॉन होगा? अकाउंट मेंटेन बाय हिम विथ बैंकर। किस लिए ड्रॉन किया जा रहा है? पेमेंट ऑफ मनी के लिए। टू अनदर पर्सन, किस लिए? टू डिस्चार्ज एनी डेब्ट और लाइबिलिटी। एंड नेक्स्ट, चेक इज रिटर्न अनपेड। वाई? मार्क 2 रीजंस। फर्स्ट, इनसफिशिएंट बैलेंस। सेकेंड, एग्रीमेंट विथ बैंक। और लास्ट में, दिस इज एन ऑफेंस। प्लस शेल में ये जहाँ पे भी आए उन्हें हमेशा एक सर्कल कर दीजिए, ताकि आपका ध्यान हमेशा जब भी आप बेयर एक्ट खोलेंगे या वो सेक्शन खोलेंगे तो उन सर्कल्स को फोकस रहेगा, तो आपको याद रहेगा कि हाँ यहाँ शेल है, यहाँ पे मे है। प्लस कहीं पे भी कोई टाइम पीरियड लिखा आ रहा है, जैसे इस सेक्शन में आ रहा है 6 मंथ्स, 30 डेज, 15 डेज, आरबीआई जो भी वैलिडिटी पीरियड है वो, तो उन सबको एक मार्क कर दीजिए। जैसे यहाँ लिखा आ रहा है नोटिस इन राइटिंग, तो उसको मार्क कर दीजिए आप, ताकि ये क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हमेशा आपको हाईलाइट रहेंगे ये पॉइंट्स।
और वो आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट रह जाएगा पढ़ने के लिए। जब भी आप नेक्स्ट टाइम उस सेक्शन को खोलेंगे या फिर क्विक रीडिंग करेंगे, तब वो जो जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो आपको फोकस रह के याद रहेंगे। फ्रेंड्स, आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट इन माई नेक्स्ट वीडियो। एंड ऑल्सो आपको इस सेक्शन के अगर नोट्स या फिर केस लॉज चाहिए तो प्लीज़ विजिट माई इंस्टाग्राम चैनल। मैंने वहाँ पे इसके नोट्स एंड जो भी केस लॉज वगैरह है इस सेक्शन से रिलेटेड और इसकी जो करंट पोजीशन है अभी, वो सब प्रोवाइड कर रखा है। थैंक यू सो मच। एंड यस, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल to your near and dear ones so that they can also be benefited. Thank you.